नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश में पिछले 5 सालों में 3.25 लाख बच्चे लापता हो गए। इसमें और ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि इसमें से 80% लड़कियां हैं, यानी 2,12,825 लड़कियां साल 2018 से लेकर 2023 तक लापता हो गई। ये जानकारी महिला और विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने दी है। बच्चों के लापता होने के कई पहलू होते हैं। कभी किडनैप किया जाता है, कभी पैसों के लालच में परिवार के लोग ही शामिल होते हैं बच्चों को बेचने में या इस तरह के कृत्यों को करने में, और कभी जागरूकता की कमी होती है। तो हमारी कोशिश है आज इस समस्या के समाधान पर बात करने की, उन लोगों से जुड़ने की जो इस समस्या से दो चार हुए हैं। क्या कुछ दिक्कतें उन्हें आई हैं, किस तरह की चुनौतियों का सामना उन्हें करना पड़ा है, इस पर भी हम बात करेंगे। हमने कुछ वक्त पहले बात की अलीगढ़ एसएसपी कलानिधि नेथानी से। नेथानी साहब ने ऑपरेशन खुशी चलाया, जिसमें कई बच्चों और नवजातों को उन्होंने ढूंढा। कलानिधि नेथानी साहब, शुक्रिया वक्त निकालने के लिए एनडीटीवी के लिए। बीते 5 सालों में देश में करीब 3.25 लाख बच्चे लापता हुए हैं। ये आंकड़े परेशान करने वाले हैं। आपने इस समस्या पर काम किया है, कैसे देखते हैं आप इस समस्या को? देखिए, माय जुरिस्डिक्शन इज अप टू द बाउंड्रीज ऑफ माय डिस्ट्रिक्ट, तो हम लोग अपने डिस्ट्रिक्ट की बात कर सकते हैं जी। तो इसका डॉक्यूमेंटेशन इनफैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओवर द इयर्स कितने बच्चे मिसिंग हैं या पर्सन मिसिंग हैं, तो उसका एक डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपरली हर डिस्ट्रिक्ट में उसको रखा जाता है, डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिकॉर्ड्स में होता है। एंड उस आंकड़े के हिसाब से डिपेंड करता है कि उस डिस्ट्रिक्ट में कितना काम हो रहा है और कितने बच्चे रिकवर हो रहे हैं। तो फॉर्चुनेटली इन यूपी द गवर्नमेंट एंड द पुलिस हेडक्वार्टर्स इज वेरी सेंसिटिव अबाउट द मिसिंग चिल्ड्रन एंड स्पेशली गर्ल चाइल्ड एंड ऑल। तो उसके लिए काफी काम डिस्ट्रिक्ट पुलिस वगैरह कर रही है, और हमने भी इस डिस्ट्रिक्ट में अपनी पास पोस्टिंग की डिस्ट्रिक्ट्स में इस तरह के काम किए हैं और विभिन्न ऑपरेशन चलाए हैं इस जनपद में। इसको ऑपरेशन खुशी कहा जाता है, और इसमें बच्चे ही नहीं, मिसिंग पर्सन को भी इसमें हमने इंक्लूड किया। कई बार कई लोग ओल्ड एज में ही मिसिंग हो जाते हैं, तो एक विस्तृत ऑपरेशन चला करके बहुत लोगों को इसमें बरामद किया जाता है। अकेले ईयर 2022 में हम लोगों ने 300 के अराउंड लोगों को इसमें रिकवर किया। बहुत काबिल तारीफ बात ये यहाँ पर, इसमें 3.25 लाख के जो आंकड़े हैं नेथानी साहब, इसमें लड़कियों की तादाद 80% है। क्या आपने भी यही पाया जब आपने ऑपरेशन खुशी चलाया? इसके पीछे क्या वजह देखते हैं आप? अगर स्पेसिफिकली चिल्ड्रन की हम बात करें तो जैसे मैंने कहा है कि हाल फिलहाल में यहाँ पे हम सब लोग बहुत ही सेंसिटिव हैं और सभी अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट्स इसको बरामद किया जा रहा है। मैं अपने डिस्ट्रिक्ट्स की बात करूंगा तो जो चिल्ड्रन होते हैं, चिल्ड्रन में 2 तरह का है अगर वो मिसिंग हो रहे हैं। इधर दे आर विक्टिम ऑफ क्राइम, या वो किसी कारण से घर में डांट खा के या किसी तरह से घर छोड़ के चले गए। ये दोनों एक डिफरेंट कैटेगरी हैं, और इन दोनों में रिकवर करने का बहुत ही अलग तरीका होता है। जहां कोई किडनैपिंग होती है, सपोज किसी को जैसे भीख मांगने के लिए हम लोगों ने कुछ महीने पहले एक बच्चा रिकवर किया था, रेलवे स्टेशन पे मिला था, तो उसको भीख मांगने के लिए कोई ले जाना चाहता था, तो उसको रिकवर किया। तो विक्टिम ऑफ क्राइम था, तो उसमें क्राइम टीम्स लगती हैं, सर्वेलेंस टीम्स वगैरह होती हैं जो उसको रिकवर करती हैं। दूसरा तरीका जो होता है जिसमें प्योरली मिसिंग है, जिसमें हमको पता होता है कि ये घर से डांट खा के गया है या इस तरह की बात है, देन ही इज लायबल कि वो कोई क्रिमिनल उसको अपनी किसी क्राइम में इन्वॉल्व कर ले गया, कुछ इस तरह की बात है। तो उसमें हम लोग विभिन्न शेल्टर होम होते हैं, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, उसको देखते हैं और उसको ढूंढते हैं, रिकवर करते हैं। यकीनन इसमें लड़कियों का भी काफी संख्या होता है। और गर्ल्स के केस में एक और चीज होता है जो किडनैपिंग में कह लें 18 ईयर्स से कम के हैं, जो इलोपमेंट केसेस है, उसको मैं इलोपमेंट भी नहीं कहूंगा, इट्स अ क्राइम। अगर वो माइनर है और कोई उसको लेके जाता है साथ में, तो वो वाले केसेस भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। और कई बार हम लोग को कभी जैसे ट्रैफिकिंग के केसेस भी आते हैं, तो उनको हैंडल करने का एकदम अलग तरीका है। उनसे जुड़ी हुई कई संस्थाएं भी हैं, चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज अपना काम करती हैं, और उसके साथ एनजीओस भी जुड़े होते हैं। ऑपरेशन खुशी इसका नाम है। एक पुलिस पर्सन के लिए भी बहुत खुशी की बात होती है जब एक बच्चा उसकी मदर को देते हैं। आई थिंक उससे ज़्यादा जॉब सेटिस्फेक्शन कभी नहीं मिलता है। तो ये हम लोग इस पे लगे रहते हैं, एंड जैसे कि मैंने कहा, बहुत ही अलर्टनेस इसमें चाहिए एंड सेंसिटिविटी भी चाहिए। जो स्टाफ भी इस काम के लिए हम लोग लगाते हैं वो भी बहुत ही प्रोफेशनल होना चाहिए। ऑपरेशन खुशी का आप जिक्र कर रहे हैं, किन चुनौतियों का सामना आपको इस दौरान करना पड़ा जब यह ऑपरेशन आपने चलाया? चुनौतियां, पहली बात तो वही है कि स्टाफ को ट्रेन करना और ये सब। दूसरा ये भी है कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है कि एडॉप्शन के रूल्स क्या हैं। कई बार तो लोग अगर अवेयर ही हो जाए, क्योंकि जो खरीदने वाला है वो ऑब्वियसली एक रिचर फैमिली से होता है,
और जिसको बच्चे को मिसप्लेस करते हैं, चाहे या तो बच्चा चोरी होता है या विलिंगली कोई दूसरा परिवार उसको बेचता है, वो जनरली एक लोअर इकोनॉमिक या फाइनेंशियल प्रोफाइल में होते हैं। तो ये जरूरी है कि एक अवेयरनेस हो, लोगों को पता हो कि इट इज अ क्राइम। और इसके अलावा जो इसके अलावा लॉजिस्टिक्स के इश्यू जो आते हैं उसको खैर हम लोग हैंडल करते हैं। और सूचना समय से आ जाए, अगर कोई बच्चा मिसिंग है और उसकी रिपोर्ट 3 दिन बाद आ रही है तो उसके सारे फुटेजेस, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड के फुटेजेस, वो सब मिसिंग हो जाते हैं। इसके अलावा कई बार जैसे गरीब घर होता है तो वो बच्चे का फोटोग्राफ भी उनके पास नहीं होता है कि हम उसे अपलोड कर सकें फॉर द मैचिंग पर्पज। तो ये सारी चीजें आती हैं। और जैसा कि ये चैलेंजिंग जॉब है, इसके लिए कमिटमेंट बहुत चाहिए, जैसे मैंने पहले भी कहा है। बिल्कुल, देश भर में ये समस्या देखने को मिल रही है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? क्योंकि लोगों के भीतर जागरूकता की भी बहुत कमी है, उन्हें पता नहीं होता कि उन्हें क्या कुछ करने की जरूरत है जिससे वो भी इसमें हिस्सा बन सकते हैं इस तरह के अभियान का। ये लोगों को जरूर करना चाहिए। वेन एवर दे सी अ चाइल्ड इन डिस्ट्रेस, 1098 ये रटा होना चाहिए स्कूल्स में, अक्रॉस फैमिलीज, न्यूज़पेपर्स में चाइल्ड लाइन नंबर है। कहीं पर भी किसी बच्चे को स्ट्रेस में देखें, डिस्ट्रेस में देखें, उनको कॉल करना चाहिए। इसमें एनजीओस भी जुड़े होते हैं एंड दे विल ट्राई देयर बेस्ट कि बच्चे को उसकी फैमिली से रियूनाइट कर दिया जाए। तो अवेयरनेस एक बहुत बड़ी पार्ट इसमें है। दूसरा जो एडॉप्शन रूल्स के बारे में हमने कहा वो। तीसरा जो ट्रैफिकिंग है, इसके बारे में जनरल अवेयरनेस होना चाहिए कि क्या चीजें ट्रैफिकिंग में आती हैं, क्या नहीं आती हैं। और चौथा पॉइंट कि ये जो इलोपमेंट वाले केसेस हैं, इसमें सबको पता होना चाहिए कि 18 से कम अगर कोई मर्जी से भी जा रहा है तो वो भी किडनैपिंग की श्रेणी में आता है एंड इट्स अ क्राइम। तो ये कुछ चीजें हैं, लीगल अवेयरनेस उसका एक पार्ट है। और दूसरा, लॉ अपना काम करे और जब भी इस तरह का वर्कआउट्स हम लोग करते हैं तो उसको पब्लिसाइज भी करते हैं, बिकॉज जब वो पब्लिसाइज होता है तब लोगों को ये पता चलता है कि क्या नहीं करना है और क्या नहीं सोचना है। और इसके लिए जैसे मैंने कहा, प्रोफेशनलिज्म की बहुत जरूरत होती है, विच वी ऑल ट्राई टू मेंटेन। और बाकी जो आपने डेटा बताया ऑल ओवर इंडिया का, उसके आई डोंट नो कि आपके पास कौन सा डेटा इस समय है। मैं तो एक डिस्ट्रिक्ट का एसएसपी अपने डिस्ट्रिक्ट की बात कर सकता हूँ। यहाँ पे हमारी टीम्स दे आर ऑल गियर्ड अप। कभी भी ऐसी सूचना आती है हम लोग एकदम लग जाते हैं। रात के 3 बजे भी सूचना आती है, एक टीम बस स्टॉप स्टैंड चली जाती है, एक रेलवे स्टेशन चली जाती है। हम लोग वायरलेस पे सब जगह लोगों को निकाल देते हैं, ऑन रोड चेकिंग करने लगते हैं, हमारी पीआरवी पुलिस रिस्पांस व्हीकल्स चेक करने लगती हैं। और कोशिश हम ये करते हैं कि 24 घंटे के अंदर बच्चा मिल जाए, क्योंकि एक बार वो मिसप्लेस हो गया तो फिर बहुत उसमें दिक्कत आती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया निथानी साहब। कुछ वक्त पहले हमने ये बातचीत की थी। यहाँ पर ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि जब बच्चा गायब होता है उसी वक्त अगर उसे रिपोर्ट किया जाए या जल्द से जल्द उसकी सूचना दी जाए तो ढूंढना उतना ही आसान होता है। जैसे जैसे वक्त गुजर जाता है ये चुनौतीपूर्ण होता जाता है ये काम, उस बच्चे को ढूंढना, उसका पता लगाना। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ रही हैं, दिल्ली पुलिस की एएसआई हैं सीमा ढाका, जिन्होंने 200 बच्चों को रेस्क्यू किया है। सीमा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। आपके ऑपरेशन के बारे में हम जानना चाहेंगे सीमा जी, किस तरह से आप इस ऑपरेशन का हिस्सा बनी और जब बच्चों को रेस्क्यू करते थे तो क्या कुछ तैयारी पहले से करनी होती थी? बिल्कुल मैम, मैंने जब ये स्टार्ट किया था, मेरे दिल्ली पुलिस की तरफ से एक बहुत अच्छी स्कीम स्टाफ के लिए बनाई गई थी कि जो भी पुलिस ऑफिसर 1 साल में एक टारगेट था कि उसको कंप्लीट करेगा, इतने बच्चे रेस्क्यू करेगा, उसको आउट ऑफ 10 प्रमोशन दिया जाएगा। मुझे लगता था कि मैं ये काम बहुत अच्छा कर सकती हूँ और पहले भी मैंने उससे पहले भी ये काम किया था। तो मैंने अपना इंटरेस्ट अपने सीनियर्स को बताया कि मैं ये काम करना चाहती हूँ इस स्कीम पे। उन्होंने मुझे अलाउ किया और सपोर्ट भी किया, जिसकी बदौलत मैंने अभी तक 200 से ऊपर बच्चे किडनैपिंग जो चाइल्ड हैं उनको मैं रेस्क्यू कर चुकी हूँ और उनके पेरेंट्स के हैंड ओवर कर चुकी हूँ। रही तैयारी की बात मैम, तैयारी का तो कुछ आइडिया नहीं होता, हर परिस्थिति के हिसाब से आपको तैयारी करनी पड़ती है। बस मन में एक टारगेट होता है कि हाँ मुझे ये काम करना है, रास्ते खुद पे खुद मिल जाते हैं। स्टाफ का सपोर्ट, अपने सीनियर का सपोर्ट, सारी चीज़ें मायने रखती हैं और अपनी भी काबिलियत कि आप कितना इंटरेस्ट लेके किस काम को करना चाह रहे हैं। बस मैम उसी थीम पे काम कर रहे हैं ऐसे ही। बिल्कुल। यहाँ पर सीमा जी, आपने भी ये आंकड़े आपके सामने भी पहुंचे होंगे कि 3.25 लाख बच्चे जो हैं पिछले 5 सालों में वो लापता हो गए हैं। कहाँ पर आप इस समस्या की जड़ देखती हैं, कहाँ कमी है? क्योंकि ये बहुत चिंता की बात है और ये बहुत बड़ा आंकड़ा है।
बिल्कुल मैम, जो आप बता रही हैं आंकड़े वो बिल्कुल एक्यूरेट होंगे, लेकिन 2.25 लाख में से हम उन बच्चों को भी माइनस कर ले जो अभी CWC के अंदर आने वाले चाइल्ड जो ये शेल्टर होम होते हैं, उनमें भी आप कैलकुलेट करें कि उनमें कितने लावारिस बच्चे रह रहे हैं, तो उनमें से जो टोटल स्ट्रेंथ है उसमें से उसको माइनस कर ले, क्योंकि बहुत से वो बच्चे इंडियन ही हैं और इंडिया के ही किसी कोने में से गुम होके वो शेल्टर होम तक पहुंचते हैं। तो जो मिसिंग का आंकड़ा है और जो शेल्टर होम का आंकड़ा है वो भी देख लें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अवेयर नहीं हो सकते, या शेल्टर होम वाले लगा लो या कोई भी जो उनकी काउंसलिंग करते हैं, अगर कोई बच्चा मिलता है उसको CWC अनक्लेम्ड बच्चा मिलता है उसको CWC में प्रोड्यूस किया जाता है, CWC उसको काउंसलिंग करके या जैसे भी जो भी प्रोसीजर होता है उसको शेल्टर होम में भेज देते हैं जब तक कि उसके पेरेंट्स नहीं मिलते। उसमें अगर हम एफर्ट्स करें तो वो बच्चे जो शेल्टर होम में रह रहे हैं वो शायद अपने घरों तक पहुंच सकते हैं, और वो इंडियन ही हैं सारे जो इंडिया के शेल्टर होम में रह रहे हैं, वो किसी ना किसी के इस देश के ही किसी स्टेट से गुम हुए बच्चे होते हैं। लेकिन मैंने देखा है मैम, जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि एक बच्चा मैंने ऐसे ही CWC पटना से मुझे कांटेक्ट किया गया था, एक CWC के मेंबर थे, उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया यूट्यूब पे मेरे बारे में देख के। उन्होंने बताया कि एक बच्चा है जो सिर्फ दिल्ली का नाम बताता है कि मैं दिल्ली से हूँ, जो 3 साल पहले हमारे शेल्टर होम में आया था और हमारे CWC की निगरानी में वो शेल्टर होम में रह रहा है। तो आप क्या कुछ एफर्ट्स कर सकते हैं उसको पहुंचाने के लिए? मैम, उसी से मैंने बच्चे से बातचीत करके, काउंसलिंग करके, बार बार मैंने व्हाट्सअप वीडियो कॉल की और उस बच्चे से बात की, तो कुछ 1-2 बातें और निकल के आई जिससे मुझे इन्वेस्टिगेशन में हेल्प मिली और मैं फाइनली उसके पेरेंट्स तक पहुंची। वो दिल्ली से ही लड़का मिसिंग था, हमारे दिल्ली पुलिस के थाने में ही एक FIR रजिस्टर्ड थी उसकी। मैंने उनके पेरेंट्स से कॉल किया और वहाँ व्हाट्सअप उनसे कराई कॉल CWC के थ्रू, तो उन्होंने अपना बच्चा पहचाना। आप सोचिए 4 साल बाद अपने ही देश के शेल्टर होम से वो बच्चा अपनी फैमिली के पास जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं हमारे शेल्टर होम में, अगर उस पर काम किया जाए, उनकी अच्छे से काउंसलिंग किया जाए, या जहाँ से वो बच्चा फर्स्ट टाइम मिला था उसको मौके पे ले जाकर वो जगह दिखाई जाए, तो हमें कुछ ना कुछ और मिल सकता है ताकि हम उन बच्चों को उनके पेरेंट्स तक पहुँचा ले। रही दूसरी बात मैम, जैसे मिसिंग होना, दिल्ली का, हर स्टेट का अलग अलग रीज़न हो सकता है मिसिंग का, लेकिन जो दिल्ली में जैसे मैंने काम किया है मिसिंग चिल्ड्रन पे, मिसिंग चिल्ड्रन का रीज़न मोस्टली फीमेल का जो मिसिंग होती है मेन ये रहता है कि रोज़गार की तलाश में यूपी से, बिहार से, अदर स्टेट से दिल्ली में आ जाते हैं पेरेंट्स काम करने के लिए। अगर वो दिल्ली में आ गए, उनको किराए पे मकान में रहना होता है, किराए में मकान रहने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है जो एक की कमाई में वो अफोर्ड नहीं कर सकते, यानी कि दोनों को वर्किंग होना पड़ता है, हस्बैंड वाइफ को। अगर वो दोनों वर्किंग होंगे तो उनके बच्चे पीछे से कहाँ जा रहे हैं, पढ़ाई में इंटरेस्ट ले रहे हैं, स्कूल जा भी रहे हैं, किस संगत में बैठ रहे हैं, उनको कुछ पता नहीं होता। वो सुबह निकलते और शाम को आते हैं। यही रीज़न सबसे बड़ा रीज़न है कि उनके बच्चे मिसगाइड हो जाते हैं। लड़का है वो मिसगाइड हो जाता है, पढ़ाई लिखाई में उसका ध्यान नहीं जाएगा, इधर उधर जब बड़ा हो जाएगा उसको कुछ ज़रूरतें होंगी, उनकी पूर्ति के लिए वो चोरी चकारी इस तरीके के काम करेगा। लड़की होगी, उसका कोई ना कोई फीमेल का फ़ायदा उठाएगा, बहका फुसला के उसको कहीं लेकर चले जाएगा। मतलब जो मैंने ग्राउंड लेवल पे जो काम किया है, जो मुझे पता चला है, रीज़न मोस्टली यही होता है। अगर उनको अवेयर किया जाए या इस तरीके की उनकी दिक्कत ना हो कि भाई एक मेंबर बच्चों की देखभाल के लिए घर पे रुके, तो हो सकता है ये इस तरीके की चीज़ें कम की जा सके। बिल्कुल, तो ऐसे बहुत सारे पहलू हैं जिसके चलते ही हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया सीमा जी, आपका वक्त की थोड़ी कमी है हमारे पास, लेकिन जिस तरह से आपने बताया कि अगर जागरूक रहेंगे अपने अधिकारों को लेकर और अपने घर को लेकर, तो शायद इस तरह की समस्या जो है उससे 2-4 हुआ जा सकता है, उससे निपटा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, मणिपुर की बात करते हैं, जहां पर जारी हिंसा के बीच सबसे ज्यादा निशाना महिलाओं को बनाया गया है। जिस 4 मई के वायरल वीडियो के बाद पूरे देश में गम और गुस्सा है, उसी दिन को लेकर एक और दिल दहला देने वाली घटना की जानकारी मिल रही है। खबर के मुताबिक उसी दिन कांगपोकपी में भी कुछ इसी तरह की हैवानियत को अंजाम दिया गया था। एक FIR के मुताबिक यहाँ भी 2 महिलाओं की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी। पुलिस का कहना है कि इस मामले में 2 FIR हैं। इम्फाल में युवतियों की मौत के बाद एक FIR पुलिस ने अपने आप लिखी, जबकि दूसरी उनके परिवार की तरफ से है, जिसमें चश्मदीदों के हवाले से कथित रेप और उत्पीड़न की बात हुई है। यहाँ पर गिरफ्तारी में देरी
को लेकर पुलिस का कहना है कि अब तक किसी आरोपी की पहचान नहीं हो सकी है। पीड़ित परिवारों का ये कहना है कि उनको उस पुलिस की जांच में कोई भरोसा नहीं है जो उनकी बेटियों की हिफाजत नहीं कर सकी। तो यहाँ पर लोगों में अच्छी खासी नाराज़गी है, बहुत ज़्यादा गुस्सा उनके भीतर है क्योंकि उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है और लगातार जिस तरह की हैवानियत की खबरें यहाँ से आ रही हैं वो वाकई में परेशान करने वाली है। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर के सर्वे के मामले में मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर 26 जुलाई तक रोक लगाते हुए मुस्लिम पक्ष से इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने को कहा है और हाई कोर्ट से इस पर सुनवाई करने को निर्देश भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है। कोर्ट ने कहा कि हमारा विचार है कि मुस्लिम पक्ष को सांस लेने का वक्त देना चाहिए। सोमवार सुबह 7 बजे ही पुरातत्व विभाग के अधिकारी निचली अदालत के आदेश पर ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे करने पहुंच गए। भारी सुरक्षा के बीच सर्वे चल रहा था कि 4 घंटे के भीतर सुप्रीम कोर्ट ने दखल दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 26 जुलाई की शाम 5 बजे तक सर्वे पर रोक रहेगी। मुस्लिम पक्ष तुरंत इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील करे। हाई कोर्ट रोक खत्म होने से पहले ही सुनवाई करे। हमारा मत है कि मुस्लिम पक्ष को सांस लेने का वक्त देना चाहिए। ये सिर्फ एक टेम्पररी अरेंजमेंट है। एक गलत दलील सुप्रीम कोर्ट के सामने दी गई कि उनको हाई कोर्ट जाने का वक्त नहीं मिला। फ्राइडे से लेकर मंडे तक जब वो सुप्रीम कोर्ट आ सकते थे तो हाई कोर्ट भी जा सकते थे और बहुत सारी प्रक्रियाओं का भी उल्लंघन किया गया। हमारा ये बहुत स्पष्ट रूप से कहना है कि ये जो पूरी कार्रवाई है ये सेक्शन 45 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में कोर्ट को पावर एक्सपर्ट ओपिनियन देने की, ऑर्डर 26 रूल 10A में कोर्ट को पावर है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कराने की और उसी के अनुपालन में ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी ने आदेश पारित किया। अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट 26 तारीख की शाम 5 बजे तक कोई रोक नहीं लगाता है तो फिर से एसआई का अपना काम शुरू होगा। मस्जिद कमेटी की तुरंत दखल की अर्जी पर सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भरोसा दिलाया कि फिलहाल एएसआई का खुदाई का कोई इरादा नहीं है, ना ही एक भी ईंट हटाई गई है। अभी सिर्फ मैपिंग, फोटोग्राफी और रेडार इमेजिंग का काम हो रहा है। मुस्लिम पक्ष 1 हफ्ते के भीतर हाई कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन मुस्लिम पक्ष इस पर रोक लगाने की मांग करता रहा, जो सुप्रीम कोर्ट ने मान ली। जो लोअर कोर्ट ने वो दिया था ये ऑर्डर कि सर्वे होना चाहिए, लेकिन मुस्लिम साइड ने उसको अपोज किया है और ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में केस इसके खिलाफ अपील की गई है। तो बेहतर ये होता कि पहले सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट दे देता और उसके बाद ही कोई सर्वे होता। सबको इस बात का इल्म होना चाहिए कि कोई भी मुसलमान कोई भी मस्जिद किसी इबादतगाह को गिरा कर या किसी की दूसरी के ज़मीन पर कब्जा करके कभी नहीं बनाते हैं। फिलहाल मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में चलेगा, लेकिन यह भी तय है कि कुछ दिनों बाद ये लड़ाई फिर सुप्रीम कोर्ट ही आएगी। ज्ञानव्यापी के इस मुद्दे को तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को भेज दिया, लेकिन कई ऐसे मामले हैं जो निचली अदालत, इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं और अब उसी कड़ी में ये एक और मामला भी शामिल हो गया है। जाहिर है कि इस मुद्दे पर फिलहाल कानूनी लड़ाई थमने वाली नहीं है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। हैदराबाद पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 700 करोड़ के फ्रॉड का पर्दाफाश किया है, जिसके पीछे चीनी हैंडलर्स का हाथ भी बताया जा रहा है, जिन्होंने एक साल में देश भर के तकरीबन 50,000 निवेशकों को चूना लगाया। हर निवेशक को औसतन 5 से 7 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। तो एक बड़ा धोखाधड़ी का जो मामला है वो यहाँ पर सामने आया है। 712 करोड़ की धोखेबाजी का भांडाफोड़ यहाँ पर हुआ है और हर निवेशक को बताया जा रहा है करीब 5 से 7 लाख रुपए तक का नुकसान हुआ है और कई खातों के जरिए इस तरह का फर्जीवाड़ा किया गया है। दुबई में बैठे लोग हैंडलर कर रहे थे और चीनी हैंडलर जिसमें शामिल हैं ये फिलहाल बताया गया है। तो हमारी सहयोगी उमा सुधीर ने बात की है हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद से, वो बातचीत आपको सुनवाते हैं। हैदराबाद पुलिस ने पर्दाफाश किया है एक 712 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट या जॉब फ्रॉड का, जिसमें हो सकता है कि 15,000 से ज्यादा लोग ठगे गए हों। हमारे साथ हैं हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद जी। आप कह रहे थे 15,000 नहीं बल्कि 50,000 भी हो सकते हैं। नहीं, इसमें कितने भी हो सकते हैं। हमारा अंदाज ये है कि 15,000 फ्रॉम नेशनल क्राइम साइबर क्राइम पोर्टल से जो हमको इन्फॉर्मेशन मिला है उसको देखते हुए हम कह रहे हैं कि 15,000, बट वो देश भर में अगर आप एनालाइज किए तो अगर क्लोजली देखें
तो 50,000 से भी ज़्यादा हो सकता है। और आपने अनुमान लगाया कि हर आदमी ने शायद 5 से 7 लाख रुपए तक यहाँ पे वो खोया है। कैसा ये चलता है, कैसे लोगों को फंसाया जाता है? और आप कह रहे थे इसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हैं। हाँ, आश्चर्य की बात यह है कि पढ़े लिखे लोग जो अच्छे नौकरियों में हैं, सॉफ्टवेयर 50 लाख सैलरी है हर साल, ऐसे लोग भी ऐसे फ्रॉड्स में फंस रहे हैं। तो इसमें आप मैसेज आता है पहले कि आप ये गेम, ये ऐसा ग्रुप है, आप इतना कमा सकते हैं, आपको जॉब, एक पार्ट टाइम जॉब भी देंगे हम। तो वो एक बार लिंक क्लिक करने से आप वो व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में एंटर हो जाते हैं। वहाँ पर दूसरे लोग ऑलरेडी वहाँ पर वो ग्रुप के मेंबर्स वो हैं और एक दूसरे से बातचीत करते रहते हैं कि हमने 10 लाख कमा लिया है, मैंने, और एक बोलेगा कि मैं 15 लाख कमा लिया हूँ। तो ये सब नाटक है, ये सब फेक लोग हैं जो वो चाइनीज़ जो क्रिएट किए थे ये व्हाट्सएप ग्रुप्स और टेलीग्राम ग्रुप, उनके मेंबर्स ही ये मैसेजेस दे रहे हैं इन लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, उनको ल्यूर करने के लिए। तो हमको ये पता लगा कि ये इन्वेस्टमेंट फ्रॉड में ये सब हो रहा है। तो उसके बाद ये टास्क देंगे उनको। पहला टास्क बहुत सिंपल होगा कि आप ये गूगल लिंक को क्लिक कीजिए, इसको कीजिए, उसका स्क्रीनशॉट भेजिए, आपको 200 रुपये क्रेडिट हो जाएगा। फिर एक थोड़ा टफर टास्क देंगे, फिर उसके बाद आपको 400 रुपये, आप उसको विड्रॉ भी कर सकते हैं। फिर थर्ड टास्क बोलेगा कि 1000 रुपीज़ आपको क्रेडिट हुआ है, आप कंप्लीट किए हैं सक्सेसफुली, बट आप विड्रॉ करने जाएंगे तो मैसेज आएगा वेब पेज पे कि अभी और 4-5 टास्क हैं, उसके बाद ही आप विड्रॉ कर सकते हो। इसका मतलब आप ट्रैप हो गए हो। ये पैसा जो जा रहा है फ्रॉडस्टर्स के पास ही नहीं, ये टेररिस्ट ग्रुप्स के पास जा सकता है, ये नारकोटिक्स में वो उनके पास जा सकता है, वो ड्रग पेडलर्स के पास, या ट्रैफिकिंग जो करते हैं उनके पास जा सकता है। सो इसमें काफ़ी नुकसान देश का हो सकता है। तो एक तरफ जहां दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर चल रही है, वहीं दूसरी तरफ इसकी जो सहायक नदी है हिंडन, उसमें भी बाढ़ आई हुई है और उसके चलते हिंडन किनारे का जो गाजियाबाद है उसके कई गांवों में पानी अंदर तक चला गया है, गांव के भीतर तक घुस गया है। पानी में डूबने से 2 बच्चों की मौत की भी खबर आई है। हमारे सहयोगी शरद शर्मा की रिपोर्ट। बेटा किया हमारे साथ गद्दारी किया तुमने। गाजियाबाद के करेड़ा गांव में पानी में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। बच्चों के डूबने की खबर रविवार शाम को मिली। एनडीआरएफ ने विशेष अभियान चलाया। सोमवार दोपहर को दोनों के शव मिले। हम लोग खुद ही उस पॉइंट पर मौजूद थे। इन लोगों को सुरक्षा की दृष्टि से ही वापस किया गया था कि अंदर ना जाएं, और फिर ये पता नहीं कहां से अंदर पहुंच गए। फिर सुबह जैसे ही सूचना लगी हम लोगों को, तो पूरी टीम के साथ हम लोगों ने जो है पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। यमुना की सहायक नदी हिंडन में बाढ़ से इसके किनारे पड़ने वाले गाजियाबाद के कई गांव इसकी चपेट में आ गए। सबसे ज्यादा पीड़ित है करेड़ा गांव, जहां 4 से 5 फुट तक पानी है। बहुत से लोग गांव छोड़ गए। घरों में ताले दिख रहे हैं। लोग कह रहे हैं 1978 के बाद पहली बार ऐसे हालात दिखे हैं। पीने का पानी के लिए भाई काफ़ी जर्जर समस्या से जूझना पड़ रहा है। इधर भी कहीं भी नहीं है। हालांकि सबको बोला भी गया है कि कुछ सुविधा उपलब्ध कराई जाए। आगे प्रधान जी ने सरकारी स्कूलों में खोलवा दिया है, जगह जगह पानी के टैंकर भी रखवा दी, लेकिन कॉलोनी में भी आ नहीं पाया। यहाँ पर कॉलोनी में आ नहीं पा रहा कि पानी ज़्यादा होगा। हाँ जी। दूसरा लोग लेंगे कैसे? हाँ, किसके एक घर पे कैसे पहुँचाएं? हाँ जी, काफ़ी घरों में पानी चला गया यहाँ तक कि कुछ लोग तो उसमें ताला मार के भी चले गए यहाँ से। तो ये कब से रह रहे हैं आप यहाँ पर? यहाँ कम से कम हमें हो गए 15-20 साल। तो इतना पानी इससे पहले कब आया था? ये फर्स्ट टाइम देख रहे हैं हम। ये एक बार 1978 में आया था हमारे जन्म से पहले, ये फर्स्ट टाइम है हमारे। 78 में जब दिल्ली में बाढ़ आई थी उस समय पर जब आया था जी। गांव में पीने के पानी की समस्या से निपटने के लिए टैंकर की व्यवस्था की गई है, लेकिन इतने जलभराव में पीने का पानी भरकर घर तक ले जाना भी आसान नहीं। दूसरी तरफ दिल्ली में कुछ राहत है। यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर जरूर है, लेकिन पूर्वानुमान से कम है। बल्कि सोमवार को धीरे धीरे घटता हुआ भी नजर आया है। रविवार को लोहे के पुल से रेलगाड़ियों की आवाजाही बंद कर दी गई थी। सोमवार को फिर से शुरू कर दी गई। 2 बातें बिल्कुल सत्य हैं। एक तो इस बार
दिल्ली एनसीआर में बरसात बहुत ज़्यादा हुई है, जिसकी वजह से हालात बहुत मुश्किलों भरे रहे हैं। और दूसरा ये कि हमने नदी को गंभीरता से लेना बंद कर दिया है, फिर चाहे वो यमुना हो या उसकी सहायक नदी हिंडन। लोग ये सोचकर नदी के क्षेत्र में या नदी के आसपास के क्षेत्र में रहते हैं या कब्जा कर लेते हैं कि नदी तो यहाँ कभी आएगी ही नहीं, लेकिन अब यहाँ पर आ गई है तो ये हालात हैं। गाजियाबाद से अपने कैमरा सहयोगी मोहम्मद मुरसलीन के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। तो देश की बात में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।